नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर सीरीज को कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम 2020 में आए क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। अगर आप वर्ष 2022 और 2021 के डिस्कशंस को नहीं देखे हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। हमारा डिस्कशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है, तो आप अंत तक बने रहें और हमारा साथ दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरावेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वीएस वाकंकर जो थे उन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। भीमबेटका गुफा के शैल चित्र जो हैं पूरा पाषाण और मध्य पाषाण के बीच का चित्र है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के भीम से संबंधित होने के कारण इसके नाम को भीमबेटका रखा गया नाम। यूनेस्को ने वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो 2003 में भीमबेटका गुफा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और ये भीमबेटका गुफा जो है यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, बालू दे रखा है, मांडा दे रखा है, पाडरी दे रखा है, हुलास दे रखा है। तो देखते हैं, बालू जो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, मांडा जो है जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में है, पाडरी जो है वो गुजरात में है और हुलास जो है वह उत्तर प्रदेश में है। तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है, उत्तर वैदिक समाज दे रखा है, ऋग्वैदिक समाज दे रखा है और मध्यकाल दे रखा है। तो इसको मैच करवाना है। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह नगरीय सभ्यता थी, तो A का 4 हो जाएगा। उत्तर वैदिक समाज जो था वह कृषक समाज था, तो B का 3 हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज जो था वह चारागाह से संबंधित था और मध्यकाल में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी। तो आप ये मैच देख सकते हैं। तो D नंबर हमारा ये मैच सही होगा। A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और उसकी राजधानी दी हुई है। तो देखते हैं, मत्स्य की राजधानी कहाँ है। तो मत्स्य की जो राजधानी है विराटनगर है, तो A का हो जाएगा 3। कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है। सूरसेन की जो राजधानी है वो मथुरा है और अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली है। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। आंसर नंबर C हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय जो है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक थे श्री शांत मूलक थे। कौन से थे? श्री शांत मूलक। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। किसकी? महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता था। इक्ष्वाकु के शासन जो था, इक्ष्वाकु का जो शासन था कृष्णा और गुंटूर क्षेत्र के आसपास था और इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या के शासकों का वंशज कहते थे। इस वंशज की एक खास विशेषता थी कि जो राजा होते थे वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, जबकि जो रानियां होती थी वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
तो यह इसकी खास विशेषता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमोई किससे संबंधित था? तो एग्रोनोमोई जो था वो मार्ग निर्माण से संबंधित था। मौर्य काल में जिले का जो प्रमुख होता था उसे आहारपति कहते थे। जिले के प्रमुख को आहारपति कहते थे, जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नाम रखा था मेगास्थनीज ने। और यह जो है सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था को देखता था। अच्छा, ये जो माप तौल का जो अधिकारी होता था उसे पोतवाध्यक्ष बोलते थे, पोतवाध्यक्ष। और राजस्व प्रबंधन के जो अधिकारी था उसे समहर्ता बोलते थे। क्या? समहर्ता। तो इन सब को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट दे रखा है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और इसका रीजन दे रखा है, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनको उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चोल साम्राज्य के बारे में बता देता हूँ। चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। और चोल जो था साउथ में राज करने वाला एक राज्य था। और चोल युगीन जो अभिलेख थी उसमें मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण था। और यह जो है चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत भी हैं। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा कि यहाँ की जो ग्राम्य व्यवस्था थी वह बहुत सुदृढ़ थी। तो चोल साम्राज्य जो है वह ग्राम व्यवस्था के सुदृढ़ता के कारण जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सही उत्तर को चुनने के लिए बोल रहा है कोर्ट से। पहला दे रखा है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबुज ईद, अलमसूदी और अलबरूनी ने किया। दूसरा दे रखा है, सांबपुर या तोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। ईसा की पहली शताब्दी में सांबमग को ही ईरानी पुरोहित को ही सांबर कहा जाता था। तो पहली शताब्दी में ये सांबमग यानी ईरानी पुरोहित को भारत लाया गया था ताकि चंद्रभागा नदी पर जो निर्मित सूर्य मंदिर है उसकी पूजा हो सके। तो इसलिए उनको लाया गया था पहली शताब्दी में। यह जो सूर्य है यह पहला मंदिर है, सूर्य स्थापित पहला मंदिर है। मग पुरोहितों ने भारत में सूर्य पूजा को लोकप्रिय बनाया था। सूर्य पूजा के ही उपलक्ष्य में सांबपुर या तोत्सव मनाया जाता था। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबूज ईद, अलमसूदी और अलबरूनी ने किया था। अन्य सूर्य मंदिरों में देख लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर बहुत फेमस है जो कि गुजरात में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर। सिरोही का सूर्य मंदिर एक है, सिरोही का सूर्य मंदिर, यह राजस्थान में है। और एक मंदिर है मार्तंड मंदिर। ये जो है मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर में है। और ये जो मार्तंड मंदिर जो है ललितादित्य द्वारा बनाया गया था, ललितादित्य द्वारा। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में है, सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है दौलताबाद में है, ये भी सही है। शेख मोहम्मद हुसैनी जो है गुलबर्गा में है, ये भी सही है। और शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वह मुल्तान में नहीं है, जबकि यह दिल्ली में है। इनके बारे में अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। निजामुद्दीन औलिया जो थे यह एक बहुत बड़े सूफी संत थे। और इनका जो दरबार है वह दिल्ली में है, निजामुद्दीन औलिया, जहाँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है, काफ़ी फेमस है। और निजामुद्दीन औलिया के जो सबसे बड़े शिष्य हुए थे वो अमीर खुसरो हुए थे। कौन? अमीर खुसरो। तो इन सब को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा के शासक जो थे अबुल हसन कुतुब शाह थे। अबुल हसन कुतुब शाह थे। हैदराबाद के कुतुब शाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां और अंतिम शासक था और इसका शासनकाल जो था वह 1672 से लेकर के 1687 ईस्वी तक था। हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर मना देने से मुगलों को इन्होंने कर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दे रखा है अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। इसके बारे में जो विवरण दिया है वो अबुल फजल ने दिया है। किन्होंने? अबुल फजल ने इसके बारे में विवरण दिया है। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का फैसला किया था और अकबर ने लड़कों के लिए विवाह की उम्र जो रखी थी 16 साल और लड़कियों के लिए रखी थी जो वह 14 साल रखी थी। और अकबर ने बाल विवाह को रोकने के लिए तुर्वेक नाम का अधिकारी नियुक्त किया था इन्होंने। तो ये काफ़ी फेमस थे और अंतर्जातीय विवाह को भी इन्होंने मान्यता दी थी और कन्या वध को बंद करवाया, प्रतिबंध लगाया था। और अकबर ने 1587 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया था। विधवा पुनर्विवाह कानून जो है अकबर ने 1587 ईस्वी में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करवाने का है। सूची 1 और सूची 2 दे रखा है। अधिकारी और विहित कर्तव्य है। कौन कौन से कर्तव्य किसके थे तो देख लेते हैं। दीवाने तन दिया हुआ है, मुस्तारफी दिया हुआ है, मुसरिफ दिया हुआ है और वाक्या नवीश दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। दीवाने तन जो था उनका जो कार्य था जागीर एवं वेतन को देखना था। तो दीवाने तन जो हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, जागीर एवं वेतन को देखना था। मुस्तारफी जो थे उनका काम था राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुस्तारफी का क्या काम था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुसरिफ जो थे कार्यालय को संभालने का इनका काम था। और वाक्यानिविश जो थे वो प्रमुख घटनाओं के फरमानों को सूचीबद्ध करना इनका काम था। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो है बी नंबर सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो साहब नहर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किताब ए नौरस काफ़ी फेमस बुक है ये। इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदिल शाह द्वितीय हैं इसके किताब के लेखक। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के ये सुल्तान थे। इन्होंने संगीत के माध्यम से शिया और सुन्नियों के बीच, हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांस्कृतिक सद्भाव बनाने की कोशिश किया था। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं सरस्वती और गणेश के सम्मान में गाने गाए थे। इन्होंने दक्खनी भाषा में जो है एक किताब नौरस जो है इन्होंने ये दक्खनी भाषा में इन्होंने लिखा था। तो इन सबको फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। जजमानी है, 12 बलूट है, मिरासी है और अडाडे है। तो जजमानी आप जानते हैं कि उत्तर भारत में प्रचलित है और बलूट जो है महाराष्ट्र में, ये 12 बलूट जो है महाराष्ट्र में फेमस है, बी का 3 है। और ये जो मिरासी है वो कर्नाटक में फेमस है और जबकि अडाडे जो है वो तमिलनाडु में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दे रखा फतवा जहांदरी दे रखा है, पृथ्वीराज रासो दे रखा है, किताबुल हुन दे रखा है
और तबकाते नासरी दे रखा है। तो पहले इनके हम लोग राइटर्स देख लेते हैं कौन कौन हैं। तो किताबुल हिंद के जो राइटर हैं वो हैं अलबरूनी। और अलबरूनी जो थे वो महमूद गजनबी के शासनकाल में थे। ये महमूद गजनबी के शासनकाल में थे। और ये जो पृथ्वीराज रासो थे वो इसके जो रचयिता हैं पृथ्वीराज रासो के, वो चंद्रवरदाई हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय में थे। तबकाते नासरी जो हैं इसके जो लेखक हैं तबकाते नासरी के जो हैं मिनहाजुस सिराज हैं। मिनहाजुस सिराज जो हैं वो बलबन के टाइम में थे। और फतवा ये जो जहांदरी जो है इसके जो लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी हैं। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। और जियाउद्दीन बरनी जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय में थे। तो इनको आप शासक वाइज सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला दे रखा है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो इसमें देख लेते हैं। यूरोप में एक्स-ला-शापेल की संधि जो 1748 में हुई थी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध से समाप्त हुआ था, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में समाप्त हुआ था। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को मिल गया था और अमेरिका का एक प्रांत था लुइसबर्ग जो था वो फ्रांसीसियों को मिल गया था। तो मद्रास जो था अंग्रेजों को मिला था और लुइसबर्ग जो था वो फ्रांसीसियों को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 में वो भारत का गवर्नर जनरल बना था। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और पंजाब का ब्रिटिश शासन में इसने विलय करवाया था। इसने ही लॉर्ड डलहौजी ने ही महाराजा दलीप सिंह को पेंशन दे दिया था। और लॉर्ड डलहौजी ने ही सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसको शामिल कर लिया था। और इसका जो ईस्वी था 1850 में इसने सिक्किम को शामिल कर लिया था। और लोअर बर्मा तथा पीगू का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो था डलहौजी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली जो है इसने स्थापना की थी। हैदर अली जो थे दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान थे। तो ये पहला चीज़ तो देख लीजिए, मैसूर राज्य के सुल्तान थे। और हैदर अली के समय में ही पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ, पहले वाले में आंशिक सफलता हैदर अली को प्राप्त हुई थी। और सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में हुई थी, जिसमें हैदर अली की हार हो गई थी और उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर हुआ था थर्ड जो कि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था 1790 और 92 के बीच में, टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ था। और फोर्थ जो हुआ था 1799 में हुआ था, जिसमें टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में है, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। अच्छा, आप इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, सेकेंड वाले में मैंगलोर की संधि हुई थी और थर्ड वाले में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बनाए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका ये क्वालिफिकेशन भी करता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व व्यवस्था अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। जैसे उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लगाया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस क्षेत्र में यह था लगाया गया था।
साउथ इंडिया में रैयतबाड़ी व्यवस्था लगाया गया था, जो कि मद्रास, मुंबई और असम। आप असम को ध्यान रखिएगा, जो असम से पूछेगा कि असम में कौन सी व्यवस्था लागू थी, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू थी। और एक था महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वह पंजाब, आगरा, हरियाणा और मध्य प्रांत में लागू था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम दे रखा है, शाही पद अधिनियम दे रखा है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम दे रखा है और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम दे रखा है। तो इसको मैच करवाते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है 1778 में आया था, 1778 में आया था। शाही पद अधिनियम जो आया था वो 1776 में आया था, तो बी का 1 हो जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी 1861 के एक्ट से हुई थी, तो सी का 4 हो जाएगा। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम जो है वह 1869 में आई थी, तो डी का 3 हो जाएगा। इस तरह आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भाग नहीं लिया था। हम लोग देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था 1931 में हुआ था, और कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि जो थे महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी जो हैं वो एसएस राजपुताना जहाज से वो इंग्लैंड पहुंचे थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि कौन से जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे थे, तो एसएस राजपुताना से पहुंचे थे और वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन में टोटल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस कार्य समिति के एक और सदस्य थे, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था, और इनके साथ एनी बेसेंट भी थी, एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था। और मदन मोहन मालवीय जो हैं, इनके बारे में आप खास देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय जो हैं वो राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दे रखा है और उसके लेखक दे रखे हैं, तो मैच करवा लेते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, इसके जो लेखक थे लाला लाजपत राय थे, तो ए का 3 हो जाएगा। गीता रहस्य के जो लेखक थे बाल गंगाधर तिलक थे, बी का 4 हो जाएगा। ए नेशन इन मेकिंग के जो लेखक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इस तरह ऑप्शन जो है ए सही हो जाता है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो MN जोशी को प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिमालय में कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ट्रांस हिमालय नदी है। तो सतलज जो है वह ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम जो है ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। कहाँ से? राक्षस ताल, जो कि ट्रांस हिमालय के समीप मानसरोवर है, वहाँ से होता है। और इसकी जो लंबाई है टोटल वह है 1450 किलोमीटर। और यह नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध, आपने नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल बांध, यह सतलज नदी पे ही बनाई गई है। और बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे गोविंद बल्लभ सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सतलज नदी जो है वो पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। अंगामी जो है नागालैंड में पाया जाता है, यह एक जनजाति है, ये सही है। बिरहोर जो है झारखंड में पाया जाता है, ये भी सही है। खस जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं, जबकि उत्तराखंड में यह पाई जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और तोड़ा जो है तमिलनाडु में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
झील दे रखा है और उसकी अवस्थिति दे रखी है। साला झील, साला झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है, मिलान है। बड़खल झील जो है ये हरियाणा में है, ये भी सही मिलान दे रखा है। लोकटक मणिपुर में है, ये भी सही है। और किली वैली जो है, काली वैली जो है वो भी तमिलनाडु में। तो ये चारों ही सही है। ए का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, तो 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे न्यू पर्वत श्रेणी इसमें कौन सी है? तो हिमाद्री श्रेणी जो है वह सबसे नवीनतम श्रेणी है। अरावली है जो कि अपशिष्ट प्रकार की है, जो कि बहुत पुरानी है। हिमाद्री को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी, यह जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। विश्व की कुछ सर्वोच्च पर्वत चोटी इसी श्रेणी में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियां नवीनतम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो आती है वो हिमाद्री में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी किसके बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य यह स्थित है। कश्मीर घाटी जो है दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में, आप इसको देख सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में यह पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में हिमालय, इससे यह घिरी हुई है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व क्रम पर विचार कीजिए। तो पहले यमुना के बारे में देख लेते हैं। यमुना नदी जो है यमुनोत्री के निकट बंदरपुच्छ हिमनद से निकलती है एवं प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है, देख लेते हैं। जैसे सबसे पश्चिम में जो है वह चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। तो आप इस तरह मिला सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा। पहले 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत दे रखे हैं और उसके देश दे रखे हैं, मैच करवाना है। एटलस दे रखा है, किलिमंजारो दे रखा है, चिम्बरोजो दे रखा है और पायरेनीज दे रखा है। तो एटलस जो है मोरक्को में है, एटलस मोरक्को जो कि अफ्रीका में है, और मोरक्को की जो कैपिटल है रबात है, ये भी आप देख सकते हैं। किलिमंजारो जो है वह तंजानिया, ये भी अफ्रीका में स्थित है। चिम्बरोजो जो है इक्वेडोर में है, इक्वेडोर जो है साउथ अफ्रीका में है। और पायरेनीज जो है फ्रांस और पेरिस के बाउंड्री पर है और ये है यूरोप में स्थित है। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है? मूल निवासी कौन सा नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? तो रेंगमा जो है वह मूल निवासी नहीं है। अंडमान निकोबार के मुख्य जो जनजाति हैं वो जारवाज हैं, जारवा, ओंजे, सोमपेन, सेंटनलीज, हालचू, ये सब प्रमुख हैं। जबकि रेंगमा जो है वह नागालैंड के ट्राइब से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। रीजन इसका क्या दे रखा है? अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में अवस्थित है, इसीलिए इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद दूसरा स्थान पे आता है, सबसे बड़ा केंद्र नहीं है, जबकि यह सेकंड नंबर पे आता है। तो इस तरह ये पहला स्टेटमेंट ये गलत हो गया। और महाराष्ट्र में भारत का 38% कपड़ा और 30% सूत बनाया जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र होने के कारण कपास का विराट नगर इसे कहा जाता है। मुंबई को कपास का विराट नगर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र में आर्द्र जलवायु होने के कारण वस्त्र उद्योग के अनुकूल होता है।
अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र हैं, इसलिए यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। इस तरह पहला स्टेटमेंट जो है गलत है और सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खनिज दे रखे हैं और उसके उत्खनन शहर दे रखे हैं। तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, ये सब दे रखा है। तो देख लेते हैं। तांबा का उत्खनन जो होता है वह खेतड़ी में होता है, खेतड़ी जो कि राजस्थान में है और झुंझुनू में होता है। मैग्नीज का जो उत्पादन होता है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। मैग्नीज जो होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। और चित्रदुर्ग और बेल्लारी में लौह अयस्क होता है। और बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा में भीलवाड़ा जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसमें कौन कौन से कोटेशन सही हो गए? एक और अच्छा पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो एक जो है वो तांबा वाला गलत हो गया और मैग्नीज जो है भीलवाड़ा में नहीं, जबकि ये राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 और 3 जो है गलत है। तो सी नंबर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो देख लेते हैं। यह हिंद महासागर जो संबंधित है धारा वह अग्लुहास धारा है। हिंद महासागर में हर एक जगह 2 धाराएं बहती हैं। तो हिंद महासागर की जो गर्म जल धारा जो है वो मोजाम्बिक है, अग्लुहास है और दक्षिण विश्वत रेखीय है। और ठंडी जलधारा में कौन कौन सा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है वह जो है ठंडी जलधारा के रूप में जाना जाता है। अग्लुहास से गर्म जलधारा मैंने बता ही दिया। जबकि कनारी जलधारा जो है वो अटलांटिक महासागर में है। यह जो कनारी है अटलांटिक महासागर में है। और फ्लोरिडा जो है ये भी अटलांटिक महासागर में है। जबकि क्यूराइल जो है यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया हुआ है और उससे संबंधित देश दिए हुए हैं। तो पहला दे रखा है बैगुओ, दूसरा दे रखा है हरिकेन, तीसरा टाइफून और चौथा विली विलीज। तो देख लेते हैं। बैगुओ जो है वो फिलीपींस में मिलता है, फिलीपींस में चलने वाली चक्रवात है। हरिकेन जो है यूएसए में है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। टाइफून जो है वह चीन में है, तो सी का 2 हो जाएगा। विली विलीज जो है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्षेत्र में है। तो आप देख सकते हैं हरिकेन जो है तो ये हो गया, हरिकेन जो है वह अटलांटिक महासागर में आने वाली चक्रवात है। और टाइफून जो है वह प्रशांत महासागर में आने वाली चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो किंटा घाटी जो है वह टीन उत्पादन से संबंधित है। मलेशिया जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है। यह देश रबर और टीन के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, रबर और टीन उत्पादन के लिए। यहाँ विश्व का लगभग 25% टीन का उत्पादन होता है। और अधिकांश जो टीन का उत्पादन जो होता है किंटा घाटी में एक जगह है इपोत और ताइपिंग, इन दोनों जगह पे ही टीन का उत्पादन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। कजाकिस्तान दे रखा है, कारागांडा, लॉयस खनिज क्षेत्र दे रखा है, यूक्रेन, क्रिबोईराग, जर्मनी, नॉर्मंडी और फ्रांस पैरनीज। तो जर्मनी में नॉर्मंडी नहीं है, यह जो है नॉर्मंडी है यह फ्रांस में है। तो इससे आप देख सकते हैं यह सी नंबर जो है ऑप्शन ये गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में
खट्टे फल अधिक मिलते हैं। भूमध्य सागर के आसपास विकसित जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु कही जाती है और इसका विस्तार जो है वह भूमध्य सागर के लगभग 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। जबकि भूमध्य सागर प्रदेश रसीले फलों के उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून, अंजीर प्रमुखता में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व के बागानों की भूमि से जाना जाता है। इसके नाम से विश्व की बागानों की भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टा मासूर वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादन है? तो यह जो है मैग्नीज का यह प्रमुख उत्पादन है। इसमें हम लोग देख लेते हैं यूरेनियम का जो करंट में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान। बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो ऑस्ट्रेलिया करता है और मैग्नीज का जो उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका करता है और अभ्रक का जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है वो चीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? तो यह दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है डार्लिंग श्रृंखला। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप के पूर्वी तट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नामक पर्वत श्रृंखला है। इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पर यह जो डार्लिंग श्रृंखला जो है दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ जो है डार्लिंग मर्रे नाम की नदी भी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निर्जातीय समूह दे रखा है, इथनिक ग्रुप दे रखा है और उसके देश दे रखे हैं। तो देख लेते हैं। यहूदी दे रखा है, टेडा दे रखा है, बेजा दे रखा है और लूर दे रखा है। तो यहूदी जो है वो इजराइल में मिलते हैं, इजराइल में है। टेडा जो है वो लीबिया में है, तो बी का 3 हो जाएगा। बेजा जो है वो मिस्र में है, सी का 1। और लूर जो है वो ईरान में है। हम लोग कुछ ट्राइब्स के बारे में देख लेते हैं। विश्व के जो प्रसिद्ध ट्राइब्स हैं, जैसे मसाई ट्राइब्स जो है वो पूर्वी कीनिया में है, पूर्वी कीनिया में। आइनू जो है वो जापान में है। बुशमैन जो है वो कालाहारी के बोत्सवाना क्षेत्र में है। तो इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं, देखते हैं। ये राजधानी दे रखा है और देश दे रखा है। तो मोरक्को का रबात है, सही दे रखा है। ट्यूनिशिया का ट्यूनिस है, ये भी सही दे रखा है। अल्जीरिया का अल्जीरियस है, ये भी दे रखा है, सही। केप वर्डे का बमाको नहीं है, जबकि केप वर्डे का जो है राजधानी वो प्राए है और बमाको जो है वो माली की राजधानी है। आपको कमेंट में बताना है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, उन देशों का नाम बताना है आपको। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। अच्छा, भूमध्य रेखा में कौन कौन से 2 देश आते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो इक्वेडोर आता है, दक्षिण अमेरिका से देख रहे हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ये हो गया 3 देश। फिर अफ्रीका में आते हैं गैबोन, कांगो और जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। और एशिया से हैं मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। तो जबकि गिनी और रवांडा जो हैं वो इससे नहीं गुजरते हैं, गिनी और रवांडा। तो 3 और 4 जो हैं इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए
जनसंख्या के कुल प्रजनन दर यानी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेशियो बोलते हैं TFR, क्या होनी चाहिए? तो टोटल फर्टिलिटी रेशियो जो होनी चाहिए वो 2.1 होनी चाहिए। कितनी? 2.1। तो ये सही होगा। अभी जो वर्तमान में भारत का जो TFR है वो 2.3 है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख ही बने? मतलब 10 लाख किस ईस्वी में बने? तो कानपुर जो है वो 1971 में बना था और लखनऊ जो है 1981 में बना था। इसमें कुछ खास बताने को है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? तो किसके तहत दिए गए? तो भाग 9 के तहत दिए गए। भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है और 9 का जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। 9 का जो है नगर पालिका से संबंधित है। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल मतलब पंचायती व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है ये। पंचायती व्यवस्था कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 है, सही है। वित्त आयोग का गठन 280, ये भी सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकार जो है 323 का, ये भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग का जो स्थापना आर्टिकल दे रखा 312, यह गलत है। 312 में जो है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें सिर्फ संघ लोग यूपीएससी के बारे में बोल रहा है। यूपीएससी का 312 में दिया गया है, जबकि 315 में संघ और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के बारे में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो मूल कर्तव्य जो है वो 4.1 में है, अभी मैंने ऊपर बताया, सही है। राज्य जो है 6 से संबंधित, ये भी सही है। भारत का न्यायवादी जो है वो इससे संबंधित नहीं है, C नहीं संबंधित है। और राज्य संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, ये 14 में संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। तो C जो है वो संबंधित नहीं है। भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है उसका संविधान जो है उसमें आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो कि भारत का न्यायवादी जो है वो आर्टिकल 76 जो है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है, ना कि 8 के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। फिर आगे दे रखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली का तत्व समाहित है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो इस तरह ए आंसर जो है सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, संत शैली और परंपरागत शैली के तत्व समाहित है। वास्तव में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत प्राचीन है। जैसे वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र व्यवस्था था, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्याय पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, बट इसकी व्याख्या जो इससे कोई संबंध नहीं बता रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप जानते हैं कि ए जो ऑप्शन होता है वो स्टेटमेंट का रीजन को सही से क्वालिफाई करता है, तो ए आंसर होता है। और दोनों सही होता है बट स्टेटमेंट जो है रीजन से क्वालिफाई नहीं होता, तो बी होता है। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है।
भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें एकात्मक और गैर संघीय व्यवस्था शामिल है। जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है, इसीलिए केसी व्हीलर एक राजनीतिज्ञ हुए थे, वो केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। तो इन्होंने ही, केसी व्हीलर ने ही अर्धसंघीय कहा था भारतीय संविधान को। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्वीक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जबकि संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? संसद के कानून द्वारा कौन सा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का जो प्रवेश है वो इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। यह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी तथा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना का अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है, जबकि ये 3 में पूछ रहा था, तो यह स्टेटमेंट जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता, ये जो 5 से 6 जो अनुच्छेद हैं वो भाग 2 के अंतर्गत आते हैं। भारत का जो नागरिकता का जो अधिनियम है वह 1955 में सबसे पहले पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, इसको वो पूछ रहा है। 39A जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है, सही है। आर्टिकल 40 जो है पंचायतों से ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। 44 जो है समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। 48 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण से संबंधित नहीं है, जबकि कृषि प्लस पशुपालन का संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? संसद की भूमिका कौन से अधिकारी को हटाने में नहीं होती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, उसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। पहले तो देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय वाला में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो अनुच्छेद है 217 का 1 में संबंध है। और उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा और लोकसभा में और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 317 में है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। तो इन सबको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो समिति है वो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और सारे ही लोकसभा के सदस्य होते हैं।
प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था वो जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर हुआ था। जॉन मथाई की सिफारिश के आधार पर 1950 में हुआ था और इसमें प्रारंभ में जो थे वो 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में जो है उसमें 5 और जोड़ दिए गए और टोटल सारे लोकसभा के सदस्य इसमें होते हैं। तो इस तरह प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि सारे लोकसभा के होते हैं, और जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 + 7 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। तो इन सबको भी आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अर्ह होगा। और दूसरा दे रखा है, इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद आधारित करे। तो केवल एक जो है स्टेटमेंट वो सही है। भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो इन सबको आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? संयुक्त बैठक किस टॉपिक पे हो सकती है? समान विधेयक पर हो सकती है। संसद का संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है संविधान में, वह आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी ना मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जाता है और लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल दे रखा है और उसके प्रावधान दे रखे हैं, तो मैच करवाते हैं। देखते हैं आर्टिकल 61 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 61 जो है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। 67 ख जो है वह उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा 3। और अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा 4। और अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो मंत्री की न्यूनतम संख्या जो है वो 12 हो सकती है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 15% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को जो है 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 से जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या की 15% निर्धारित की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो देख लेते हैं इसका। पहले देख लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों को निगरानी करता है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति के सिफारिश पर स्थापित किया गया था। संसद द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। यह आयोग भ्रष्टाचार की जांच करने की शक्ति रखता है। इसका वर्णन संविधान के
किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन जो है डी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन ही नहीं है। इसके ये जो ऑप्शन जो में दे रखे हैं आर्टिकल, उसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 268 जो है, संघ द्वारा लिए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का वर्णन 268 में है। 280 में जो है वित्त आयोग का वर्णन है, और जबकि 276 में जो है वह व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का उल्लेख करता है। तो इस तरह इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 न्य, ये न्य है ना कि अ है, के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान करता है? तो कर्नाटक और हैदराबाद को यह विशेष स्थिति प्रदान करता है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 के अलावा 371 ए जो है नागालैंड से संबंधित है। 371 बी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371 सी जो है मणिपुर से संबंधित है। 371 डी जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। 371 एफ जो है सिक्किम से संबंधित है। 371 जी जो है मिजोरम से संबंधित है। 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और 371 जे जो है, जे को ही आप हिंदी में अगर देखें तो यहाँ तक आएगा ये। तो 371 जे जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो केशवानंद भारती बाद 1973 में यह सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को इसने स्पष्ट किया। हम लोग देख लेते हैं, बेरुबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। 42वां संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, उसके तहत संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये जो है 73वां और 74वां 1992 में हुआ था, के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष व समय पर करवाने हेतु अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य के पंचायतों के समस्त निर्वाचन एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचन के अधीक्षण और निर्देशन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI इसको बोलते हैं, HDI की गणना में शामिल नहीं होता है, नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP द्वारा जारी होने वाला वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि जीवन प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह रिपोर्ट जारी करता है। और सर्वप्रथम जो है UNDP ने 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया था। और वर्तमान में जो है HDI में भारत का जो रैंक है वो 132 है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिरगणना विधि, कैलोरी विधि ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय और प्रति व्यक्ति आय। तो इसको देख लेते हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है इसमें गरीबी के अनुमान में इसकी गणना की जाती है। भारत में गरीबी के अनुमान बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। भारत में गरीबी के जो आंकड़े हैं NSO द्वारा
जारी किया जाता, जो कि अब NSA द्वारा ये हो गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो अलग समिति द्वारा यह निर्धारण किया गया है, जिसमें मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर अलग समिति ने गरीबी का आधार बताया था। वाईके अलग की अध्यक्षता में योजना आयोग ने 1979 में इस समिति का गठन किया था। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी, जो पहले 2100 और 2400 थी। अतः ये पोषक तत्वों के आधार पर इन्होंने पहली बार वो गणना की थी, 2100 और 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया था? तो ऑस्कर लुईस ने इसका विचार प्रस्तुत किया था, गरीबी की संस्कृति। इन्होंने मैक्सिको के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष दिया कि निर्धनता की संस्कृति में व्यक्ति केवल वर्तमान के बारे में सोचता है और वह भाग्यवादी हो जाता है। उसमें हीनता की भावना प्रबल बन जाती है तथा बच्चों को भी इन दशाओं में रहने का प्रशिक्षण दिया जाने लगता है। ऑस्कर लुईस अमेरिका के मानव शास्त्री थे। ये भारत में 1951 में वो भारत आए थे, 1951 में भारत आए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव रामपुरा का अध्ययन किया था और ग्रामीण सर्वदेशीयता का अवधारणा को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है नीति आयोग के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का जो गठन है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति आयोग का अनुवीक्षण करता है, वह नीति आयोग कार्यालय के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। और तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन देन टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया से अधिक ना हो। चौथा सी दे रखा है राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। 30,000 के अंतर्गत मासिक पेंशन सुनिश्चित है। तो यह जो है सी ऑप्शन जो है वह गलत है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। चलिए तो पुराना है, बजट का क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? परिवार नियोजन जो है वह शामिल नहीं है। समन्वित बाल विकास योजना या इसको एकीकृत भी बोलते हैं, समन्वित को एकीकृत बाल विकास योजना 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जो कि 1975 में इसे शुरू किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण की स्थापना। तो देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी और किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो है 1998 में आई थी। और स्वयं सहायता समूह का बैंक का लिंकेज जो था वो कार्यक्रम का जो आया था वो था 1992 में। और नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी शिवरमन कमेटी के आधार पर हुई थी। तो आप इसको देखेंगे, शिवरमन
सिब्रमन कमेटी के आधार पे हुआ था। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं, नेफेड जो है वह 1958 में बना था, और ट्राइफेड जो है 1987 में बना था। तो इन सब फैक्ट्स को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। फायर अलार्म में फायर अलार्म सिस्टम का निर्माण दहन से जुड़े पर्यावरणीय बदलावों पर निगरानी रखकर आग की अवांछित मौजूदगी का पता करने के लिए इसका किया जाता है। तो फोटो सेल इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धातु दे रखा है और उसके गुणधर्म दे रखे हैं, तो मैच करवाना है क्या क्या है। सोडियम को हम लोग चाकू से इजीली से काट सकते हैं, तो सोडियम का होगा 1:4 चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा जो है, पारा को कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में रहता है। चांदी जो है विद्युत का अच्छा सुचालक है, तो सी का 1 हो जाएगा। और शीशा जो है विद्युत ऊष्मा का कुचालक है। इस तरह आंसर जो है सी हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक कौन सा बहुलक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है वह थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर होता है जो तापमान बढ़ने पर अधिक कोमल और तापमान गिरने पर अधिक ठोस हो जाता है। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नियोप्रीन जो है वो एक प्रकार का संश्लेषित रबड़ है। क्या है ये? संश्लेषित रबड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रिन जो है वह कृत्रिम पदार्थ नहीं है। फाइब्रिन रक्त में प्राकृतिक तरीके से पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त स्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच करवाना है। पदार्थ दे रखा है, उसके अनुप्रयोग दे रखे हैं, तो देखते हैं। नीला थोथा जो है ये इसका जो उपयोग होता है कवकनाशी के रूप में होता है, तो देख लेते हैं। ए का 2 हो जाएगा। ईओसिन जो है लाल स्याही होता है, यह ईओसिन लाल स्याही होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड जो है वह कृत्रिम वर्षा के लिए काम में आता है, और जिंक फास्फाइड जो है वह कृंतकनाशी है। आप ये भी देख लें कि सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए होता है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वह निशान लगाने के लिए काम में आता है, जो कि स्याही के रूप में होता है, उसे सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्विक सिल्वर जो है, पारा को हम लोग क्विक सिल्वर बोलते हैं। क्या? पारा को क्विक सिल्वर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो लौह किसमें विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में होता है। जिसमें भी बिन लगा हो वो मायोग्लोबिन, तो वह लोहा से संबंधित होता है। प्राकृतिक पदार्थ मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऊतकों में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग को वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। हींग जो है वह सौंफ की एक प्रजाति है। यह एक ईरानी मूल का पौधा है। मुख्यतः यह एक ईरानी मूल का पौधा है, और ये पौधा भूमध्य सागर क्षेत्र से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। भारत में कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। और ये जो हींग जो है वह ये भी पूछा जाता है, हींग जो है पौधे किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जड़ भाग से ये प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित करता है। जब किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। जब कोई, इसका मतलब क्या हुआ? किसी जीन के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है, जैसे हिरन एक टाइम के बाद वह जिराफ बन गया, तो वह उत्परिवर्तन के कारण ही संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो वह अमाशय में प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय से पेप्सिन नामक एंजाइम ऑक्सीटोसिन ग्रंथियों की गैस्ट्रिक चीफ सेल द्वारा स्रावित होती है, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होती है। भोजन का जो अधिकांश पाचन होता है
वह छोटी आंत में होता है। और भोजन का जो स्टार्टिंग जो पाचन होता है वह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह इससे बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमीन है। और यह जो है बेरी यह कुपोषण जन्य रोग है। विटामिन वर्ग में B1 तंत्रिका शोध अवरोधी होता है। और मशीन से पॉलिश करने से भूसी के साथ चावल के दाने का परिस्तर और अंकुर भी निकल जाता है। और इसी भाग में जो है B1 की प्रचुर मात्रा होती है, तो इसी वजह से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए विद्यमान है? तो विटामिन के जो है वो रक्त में जमने के लिए इसे विद्यमान मतलब माना जाता है। रक्त का थक्का जमने में प्रोथ्रोम्बिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण में भाग लेता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अच्छा, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। मैं लिख देता हूँ, फिलोक्विनोन है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ADE ये जो है वसा में घुलनशील है, जबकि B और C जो है वह जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति के नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो आंसर होगा दोनों ही सही होगा। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, अनैच्छिक अंगों के कार्य, तापमान नियंत्रण इत्यादि को नियंत्रित करता है। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ कि शरीर के मस्तिष्क में दो चीज़ होते हैं। एक थैलेमस होता है और एक होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानता है, जबकि हाइपोथैलेमस प्यार, भूख, ताप नियंत्रण और ब्लड प्रेशर को हाइपोथैलेमस से नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु पर स्थित है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1978 से 79 के बीच में हुई थी। इस अभ्यारण्य में लाल मुकुट वाला कछुआ पाया जाता है। लाल मुकुट वाला कछुआ पाया जाता है और गंगा डॉल्फिन का संरक्षण इसमें किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जारी 2020 में बाघों की गणना 2018 की जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारत में विश्व की कुल बाघों का आबादी 70% है। भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्य से बाहर रहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। वर्तमान में जो है भारत में कुल 3000 के आसपास बाघ हैं, जिसमें 70% बाघ भारत में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है और उसके राज्य दे रखे हैं, तो मिलाते हैं। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, तो A का 4 हो जाएगा। मिल्लेम जो है वो गोवा में है, तो 2 का 3 हो जाएगा। कलेसर जो है वो हरियाणा में है, D का 2। और बेतवा जो है वो बेतवा या बेतला होना चाहिए, ये बेतला जो है वो झारखंड में है। तो इस तरह आंसर जो है A हो जाएगा। A का A, B का 3, D C का 2 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इससे क्या होता है, BOD का जो वैल्यू होता है वह कम हो जाता है। और तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसमें नदियों, झीलों और तालाबों के जल में
अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने के से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। फलतः जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया था और प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 में आया था और जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था। तो आप ऐसे काल के अनुसार सजा सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। परितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में होता रहता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। सारा मतलब इसका मतलब ये जो चक्र है, कोई भी चक्र जो है वो चक्र हमेशा ये चलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का तापमान, औसत तापमान होगा। कितना होता है भू सतह का औसत तापमान? -18 डिग्री होता है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल हैं। इन हरित गृह गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है अगर ये ग्रीन हाउस गैस ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुदायों का पुनर्कर्म जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो वह शीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? शीयर। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के अनुक्रमों के संक्रमणकारी अवस्थाओं को शीयर कहा जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के श्रृंखलाबद्ध क्रमिक विकास को दर्शाता है। यह क्रमिक विकास प्राथमिक अनुक्रम से शुरू होकर अंतिम अनुक्रम तक होता है, जबकि लंबी अवधि में समय के साथ किसी पारिस्थितिकी समुदाय के प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पोषकीय यानी सस्टेनेबल पर्यटन का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने हेतु पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य जो यही होता है और इसे बटलैंड कमीशन 1987 में बटलैंड कमीशन 1987 में सतत पर्यटन की अवधारणा विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड हैं सबसे ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब सम्मिलित हैं। जबकि कृत्रिम रूप में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जैसे डीजल या कोयले के दहन के फलस्वरूप वह पैदा होता है। तो यह प्राकृतिक रूप से यह नहीं है, जबकि कृत्रिम रूप से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का हिस्सा का अंश नहीं है? तो देख लेते हैं। एक मिनट। परिचालन पर्यावरण को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। परिचालन पर्यावरण हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो इसे वेनेट द्वारा पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।
पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा वास्तव में दो बायोमों के बीच के संक्रमण का क्षेत्र होता है, जहां दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत विकास करते हैं, उसे ही पारिस्थितिकी संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है? पहला है समुद्र जल का स्तर बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का रंजन होना। तो ये सारे ही है, इनकी वजह से, सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ जाता है, हिमनद पिघल जाता है, बीमारियाँ बहुत सारी फैल जाती है, मतलब बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं तो बीमारियाँ होती है, और प्रवाल भित्ति तो क्षरण होता ही है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग एक समय में 80% प्रवाल क्षरण हो गया था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए, एक मिनट, सही उत्तर चुने। तो देख लेते हैं। रियो पर्वत शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ था 1992 में, यह 1992 में हुआ था। बर्टलैंड आयोग का जो रिपोर्ट आया था वो आया था 1987 में। मॉनिटर प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1989 में हुआ था, और द लिमिट टू ग्रोथ जो हुआ था 1972 में हुआ था। तो आप इसे सजा सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 1972 द लिमिट टू ग्रोथ, फिर हो जाएगा ब्रटलैंड आयोग हो जाएगा 1987, फिर हो जाएगा मॉनिटरी प्रोटोकॉल 1989, और फिर हो जाएगा रियो 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो वह प्रतिवेदन क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। सतत विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने किया था। ब्रटलैंड आयोग द्वारा जारी पत्र हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर में ही पहली बार सतत विकास शब्द का प्रयोग किया गया था। सतत विकास की अवधारणा के तहत वर्तमान पीढ़ी अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि उनका न्यूनतम क्षरण हो और भावी पीढ़ियां प्राकृतिक संसाधनों से वंचित ना हो। 2030 तक इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल को इंगित किया गया है और उसे पूरा करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग बुक का नाम है, जो कि 1962 में प्रकाशित हुई थी। विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं रेचल कार्सन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेचल कार्सन जो है ये थी, और यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर यह आधारित था। और रेचल कार्सन जो थी वो यूएसए के पर्यावरणविद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? कौन सा एक विलुप्तीकरण का कारण नहीं है? तो देख लेते हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है यह इसके विलुप्तीकरण का कारण नहीं है। वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का जो कारण होता है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगल में आग लगना, वन प्राणियों का अवैध व्यापार करना, इन सब से प्राणियों का विलुप्तीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वह लखनऊ में है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यात्मक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, जो उत्तर प्रदेश राज्य को फसलों की खेती के तरीके के रूप में जैव प्रौद्योगिकी लाने, स्वस्थ जीवन जीने और जैव प्रौद्योगिकी को उद्योग को बढ़ावा देने के दौरान के लिए समृद्ध किया गया है। तो इस तरह हमारा यह पूरा कंप्लीट होता है 2020 का ये सारा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इसे थोड़ा सा भी फ़ायदा मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।